नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आज जो हम ड्रग पढ़ने वाले हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, ये पूरी चीजें मैंने लिखी हुई है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कैसे कैसे होता है एग्जैक्टली, कारण क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पे कौन सा पार्ट्स इन्वॉल्व है लंग्स का, वो सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा पाथवे काम करता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसके बाद ये सारी क्लासिफिकेशन हर ड्रग में क्या क्या कुछ खास बातें हैं, चाहे जीपैट एग्जाम के लिए हो चाहे नाइपर एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। थोड़ा पेशेंस से सुनिए, मैं एक सेकंड के लिए हटता हूं, आप जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने नोट्स के लिए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो जी हां, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। तो किसी भी ड्रग्स को पढ़ने के लिए स्मार्ट टेक्निक क्या कहती है कि ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में पढ़ने जा रहा हो तो ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में तो पता भी होना चाहिए ना। तो यानी कि जो ड्रग्स अस्थमा में यूज होती है उनको बोलते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स, यानी अस्थमा के अगेंस्ट में ऐसी दवाएं जो यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। ठीक है, सवाल ये उठता है कि एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स कैसे यूज करनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज ब्रोंकियल अस्थमा। कोई बीमारी जानोगे जब तक अच्छे से नहीं जान पाओगे, उसके पार्ट्स को नहीं समझ पाओगे कि व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व, व्हाट इज द पार्ट इन्वॉल्व, सो हाउ यू आर गोइंग टू डिस्कवर द अप्रोच, हाउ यू आर गोइंग टू गेट एन आइडिया अबाउट द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि अस्थमा क्या होता है। तो अस्थमा सबसे पहले हम देखते हैं, बेसिकली जब भी आपको अस्थमा होता है तो इफ यू हैव नोटिस्ड एनी पेशेंट, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, जो एयर सैक्स होते हैं आपके, विंड पाइप होती है, ट्रैकिया जो होती है वो दैट इज गोइंग टू बी नैरोड, वो नैरो हो गई होती है, म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कॉमन आपने देखी होगी, लेकिन उसको एज ए टेक्निकली हम कैसे देखते हैं, मेडिकल टर्म में कैसे पढ़ते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा इज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, क्या है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है किसका, ट्रैकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल का। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा इज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल, यानी कि ये जो ट्रैकिया है, विंड पाइप ट्रैकिया, ठीक है, और ये जो ब्रोंक्यूल्स पार्ट है ये सारे इन्वॉल्व है, यानी ट्रैकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। और किसकी वजह से ये हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टिमुलाई। यानी कि आप कह सकते हो कि ब्रोंकियल अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल which is caused by stimuli such as that is causing mucus plugging, narrowing of air tube, increased secretion and mucosal edema। अब करोगे सर ये बड़ी टिपिकल से लग रही है, साधारण भाषा बताओ। तो साधारण भाषा में इसे समझते हैं लेमैन की लैंग्वेज में कि अस्थमा उस बीमारी को कहते हैं, ये रेस्पिरेटरी डिसीज है। अस्थमा इज ए रेस्पिरेटरी डिसीज और क्रोनिक इन नेचर होता है, काफी लंबे समय तक की बीमारी होती है, क्रोनिक इन नेचर होती है, जिसको कि कैरेक्टराइज किया जा सकता है किससे, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, और जिसकी वजह से कुछ स्टिमुलाई रिलीज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप जैसे पोल्यूशन में गए तो वहां पे कुछ पॉल्यूटेंट्स आपको दिखे या फिर कुछ पोलन ग्रेन्स, तो वो बॉडी में आते तो हमारी बॉडी सिस्टम एक्टिवेट होती है, उसके अगेंस्ट में काम करती है, तो कुछ स्टिमुलाई जनरेट करती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो स्टिमुलाई क्या करते हैं, सिक्रीशंस जनरेट करते हैं, सिक्रीशंस, ताकि वो चीजें बाहर आ जाएं। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि जो है आपकी ब्रोंकियल अस्थमा इट्स अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस बिकॉज ऑफ ट्रैकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल, और स्टिमुलाई रिलीज करता है। कौन कौन से स्टिमुलाई रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, म्यूकस प्लगिंग होगा, नैरोइंग ऑफ एयर पाइप, यानी जो एयर पाइप है ट्रैकिया वो नैरो हो गई है और सिक्रीशंस बढ़ गया है। तो ये आपके अस्थमा के लक्षण, ये सारी चीजें देखती हैं। अब सवाल आता है कि सर अस्थमा को डिटेक्ट कैसे करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डायग्नोस द अस्थमा, पता कैसे लगेगा। पता देखो, आपको स्पायरोमेट्री कराना पड़ेगा। एक स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, उस टेक्निक को बोलते हैं स्पायरोमेट्री, जिसमें आपकी सांस कितनी इनहेल हो रही है, हाउ मच इट इज गोइंग टू बी एक्सहेल, उसको पूरा नापा जाता है, स्पायरोमेट्री। नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट करते हैं हम, उसके अलावा इमेजिंग टेस्ट, यानी कि पूरा चेस्ट का एक्सरे ले लेंगे और फिर उसको इमेजिन करके देखेंगे क्या एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। उसके अलावा पीक फ्लो टेस्ट,
सो दीज आर द 4 टेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। ये एमबीबीएस वालों से भी पूछा जाता है, ये जीपैट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, नाइपर के एग्जाम में पूछा जा सकता है, डीआई के। ठीक है, तो व्हाट इज अस्थमा वी हैव डिस्कस्ड। देन व्हाट इज द डायग्नोसिस इफ एनीबॉडी हैज जस्ट सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, तो उसको डायग्नोसिस कैसे करवाने चाहिए। तो दीज आर द 4 डायग्नोस्टिक टेस्ट वी आर गोइंग थ्रू। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा। नाउ वी आर कमिंग ऑन द मैकेनिज्म, व्हाट इज द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर अस्थमा। भाई जब अस्थमा कैसे होता है, जब ये आप जानोगे तभी तो उसका इलाज कर पाओगे, तभी तो आपके दिमाग में आइडिया आएगी। देखो फार्माकोलॉजी क्या है कि क्लासिफिकेशन रट्टा मारना नहीं है, इट्स नॉट अ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी समझने के सब्जेक्ट है। एक बार आपकी समझ विकसित हो गई, अच्छा ये हो रहा है, तो फिर उसके अगेंस्ट में कौन से अप्रोचेज होंगे, और जैसे अप्रोचेज आएगा आपकी क्लासिफिकेशन आ जाएगी। आपको क्लासिफिकेशन भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं शानदार तरीके से कोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूं, उसी तरीके से पढ़ते रहिए आप। ठीक है, अब इसको समझते जरा। अब कहोगे कि सर ये जो आपने पार्ट ये वाला दिस पार्ट एंड दिस पार्ट यू हैव मेड, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो पूरा इमेज है ये मैंने इसी का पार्ट लिया हुआ, ये वाला जो पार्ट है उसको मैंने यहां पे पूरा जूम करके आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, दीज आर द लंग्स, आपके लंग्स हैं। ठीक है, उसके अंदर ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंक्यूल्स नीचे सबसे पार्ट ये क्या है, एल्वुलाई है, एल्वुलियर सैक्स, इसको बोलते हैं एल्वुलाई। देखो यहां पे ये एल्वुलाई है, तो यानी ये जो पार्ट है ना, इसको मैंने जूम करके यहां दिखाया हुआ है। यानी कि ऐसे देखने पर आपको नहीं पता लगेगा कि अस्थमा कैसे हो रहा है, तो इसी को मैंने जूम करके इमेज, दिस वन इज द जूम इमेज। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हमें समझना है कि नॉर्मल एयरवे कैसा होता है। मैंने कहा कि एयरवे की बीमारी है, नैरो हो जाता है, तो यहां इमेज से दिखेगा कैसे नैरो होता है। तो ये नॉर्मल एयरवे के पिक्चर ये पूरा है, और ये वाला जो ऑब्स्ट्रक्टेड है यानी ये अस्थमा के पेशेंट का है। तो अब दोनों में कंपेयर करते हैं, थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। देखो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। तो जैसे यहां पे एल्वुलाई है वैसे यहां पे भी एल्वुलाई है, मैंने जगह कम होने की वजह से नहीं बनाई है। सो जैसे यहां पे एल्वुलाई है वैसे यहां पे भी एल्वुलाई है। तो अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है, यहां पे भी नॉर्मल है, लेकिन अस्थमा के पेशेंट में ये जो एल्वुलाई है ये स्वेल हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा, यानी नॉर्मल पेशेंट में नॉर्मली एल्वुलाई रहेगा, बट इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड पाथवे ये आपका अस्थमा के पेशेंट का दिखाया गया है। ठीक है, तो अस्थमा के पेशेंट में क्या होगा, एल्वुलर सैक्स जो होता है वो बड़ा हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर इसके बारे में क्यों इतनी जानकारी, क्यों ज्ञान बांट रहे हो। एल्वुलाई, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। जो आप सांस ऑक्सीजन बाहर से अंदर लेते हो और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो वो कहां एक्सचेंज होता है, कहां पे एक पॉइंट जहां पे ऑक्सीजन आती है फिर CO2 वहां से एक्सचेंज होती है। तो दिस इज द पॉइंट, एल्वुलाई इज द पॉइंट वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 हैपेंस। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये PMT में सवाल पूछा गया था, ये नीट का सवाल है, पूछा जाता आपसे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि एयर सैक्स जो होती हैं, जो एयर पाइप है उसके अंदर क्या एग्जैक्टली होने वाला है। आप यहां नोटिस कर रहे होगे, यहां पे म्यूकस लाइनिंग, ये जो रेड वाली कलर है म्यूकस लाइनिंग, और वहीं अस्थमा के पेशेंट में क्या हो रहा है, म्यूकस बढ़ जा रहा है। मैंने कहा ना कि अस्थमा के पेशेंट में म्यूकस सिक्रीशंस बढ़ जा रहा है, तो यहां पे म्यूकस लाइनिंग आप देख पा रहे हो, यहां पे नॉर्मल है, बहुत पतला सा है, म्यूकस कम है, बट हियर म्यूकस हैज बीन इंक्रीज्ड, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है म्यूकस प्लगिंग। म्यूकस प्लग हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये अस्थमा के पेशेंट का है। चलो एक समझ में आया। अब देखो ब्लड वेसल्स यहां पे नॉर्मली है, यहां पे कोई इम्यून सेल्स नहीं है, लेकिन यहां पे आप देखोगे कि ब्लड वेसल्स इन्फिल्ट्रेट हो गई इम्यून सेल से। यहां पे देखो इम्यून सेल के साथ भी हो गई। ठीक है, यानी कि इम्यून सेल एक्टिवेट हो गई हैं आपकी अस्थमा के पेशेंट में जैसे ही कोई। और कैसे क्यों एक्टिवेट होंगे, क्योंकि बाहर से कोई स्टिमुलाई आई है, बाहर से कोई पोल्यूटेंट आया है। ठीक है, चलो तो म्यूकस लाइनिंग आपने देखा यहां पे पतली है, यहां पे क्या है ज्यादा हो गई, म्यूकस प्लगिंग हो गई। तो यहां पे म्यूकस प्लगिंग आपको देखो एक्सेस म्यूकस हो गया, मैंने यहां लिखा हुआ। ब्लड वेसल्स यहां नॉर्मली थी, लेकिन यहां पे ब्लड वेसल्स इनफिल्ट्रेट हो गई, किसकी वजह से, इम्यून सेल्स की वजह से। ये आपको दिख रहा है दूसरा चेंज जो हमको ऑब्जर्व करना है इस डायग्राम में। ठीक है, और ये सारा जो बाहर की लाइनिंग है इसको स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल आपकी नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो ये ल्यूमेन की बात कर रहे हैं। ल्यूमेन क्या है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये मैं आपको दूसरे उससे दिखाता हूं। ठीक है, दिस होल पोर्शन। ठीक है, अब यहां पे देखो ये ल्यूमेन क्या हो गया, पतला हो गया, समझ रहे हो। यहां पे ल्यूमेन वाज वाइड, बट हियर इन केस ऑफ अस्थमेटिक पेशेंट, ये वाला डायग्राम अस्थमेटिक पेशेंट का है, ये वाला नॉर्मल पेशेंट का है। तो ल्यूमेन क्या हो गया, यहां पे नैरो हो गया, डिक्रीज्ड ल्यूमेन डायमीटर।
जो ये पाइप थी, जो ल्यूमेन थी, जिस पाइप से हवा गुजर रही थी, वो पाइप का जो डायमीटर है वो यहाँ पे ज्यादा था, नॉर्मल पेशेंट में, लेकिन यहाँ के पेशेंट में डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो अब जितनी तेजी से हवा खून जाना चाहिए, क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा। और आपकी हवा कैसे जा रही है, ऑक्सीजन कैसे जा रही है? जस्ट विद द हेल्प ऑफ ब्लड सप्लाई। तो एक चीज यहां पे भी आपको दिख गया कि ल्यूमेन आपका नैरो हो गया। यहां पे ल्यूमेन नॉर्मल है, देखो अब बड़ा है, यहां पे ल्यूमेन नैरो हो गया। देख रहे हो कितनी बारीकी से अस्थमा के पेशेंट में कितने बदलाव हो रहे हैं, वो सारी चीज आपको देखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम देखें तो अस्थमा के पेशेंट में हमें क्या दिखता है कि म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा हो गया है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, एक ये भी सिम्टम है इसका, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो जाता है, अब देख रहे हो यहाँ पे इन्फ्लामेशन क्या है, ये वाला पार्ट देखो कम है इन्फ्लामेशन, बट हियर इट इज वाइडेन, यानी कि इन्फ्लामेशन ज्यादा हो गया। अस्थमा का पेशेंट में इन्फ्लामेशन भी हो रहा है, ठीक है। चलो, एक तो ये चीज हो गई, एक तो इन्फ्लामेशन हो गई, और ल्यूमेन का डायमीटर भी कम हो रहा है, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो है इनफिल्ट्रेट हो जा रही इम्यून सेल से, यानी कि अस्थमा के पेशेंट में 4 बदलाव देखने को मिल रहे हैं। म्यूकस सिक्रीशन एक्सेस हो जा रहा है, इन्फ्लामेशन स्वेलिंग हो जा रही है, ल्यूमेन का डायमीटर कम हो जा रहा है, ब्लड वेसल्स इन्फ्लेट्रेट हो जा रही है इम्यून सेल से, और 5वां इफेक्ट जो हमको दिख रहा है कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है। अब तो आपको समझ में आ गई कि कहां से क्या प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अब इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हम अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा अप्रोच है। चलो, यहां पे अप्रोच या क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं, अप्रोच या फिर इसी से आपने क्लासिफिकेशन। आप कहते हो कि सर ये क्लासिफिकेशन कहां से आप लेके आते हो, ये क्लासिफिकेशन कहां से निजात कर देते हो। ये चीज जब आप जानोगे तो अब देखो, अब मैं कह रहा हूं अगर कि अस्थमा को ठीक करना है, तो अस्थमा को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो स्मूथ मसल इसको रिलैक्स करना पड़ेगा, जो एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन है उसको बाहर कर दो, म्यूकस बने ही नहीं, जो म्यूकस प्लगिंग हो रही थी उसको रोक दो। अस्थमा को ठीक करने के लिए यही तो तरीका करोगे। या फिर ये जो इन्फ्लामेशन हो रही थी, ये वाली इन्फ्लामेशन, इसको कम कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, ये जो ल्यूमेन डायमीटर कम हो गया, जिसमें से ब्लड वेसल्स, जो ब्लड कम पास हो रहा है, ऑक्सीजन कम पास हो रही है, उसको थोड़ा सा वाइड कर दो। तो ये जो डायमीटर कम हो गया, इसको बढ़ाना पड़ेगा डायमीटर आपको, इसको यानी कि बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायलेट करना पड़ेगा। तो ब्रोंकियोल्स को डायलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो इम्यून सेल्स रिलीज हो गई हैं, इम्यून सेल्स रिलीज हो गई हैं, तो इनके अगेंस्ट में भी, क्योंकि ये सिक्रीशंस बहुत ज्यादा कर रही थी, इनको रोकना पड़ेगा। तो यानी कि ये 4-5 प्रॉब्लम आपकी जो हो रही थी उसी को अप्रोच कहते हैं। तो अप्रोच आपका क्या कहता है, इफ एनीबॉडी आस्क विथ यू दैट व्हाट कुड बी द अप्रोच, अप्रोच हमारा ये होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्टेड स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर दो, एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन को कम कर दो, इन्फ्लेमेशन को कम कर दो, जो डिक्रीज ल्यूमेन वो आपका है डायमीटर है उसको बढ़ा दो, उसके अलावा जो इम्यून सेल्स जो आपके सिक्रीशंस रिलीज कर रहे हैं उसको कम कर दो। यही तो आपको अप्रोच हो गई, और जैसे अप्रोच आई वैसे आपका यहां क्लासिफिकेशन आ गया। अप्रोच का मतलब क्लासिफिकेशन। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं कैसे। चलो, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, यहां पे देखो, अब पहला हमारा अप्रोच क्या है, यहां पे क्लासिफिकेशन में देखो, ये बीमारी पता होगी तो इससे अप्रोच पता लगेगा, तरीका पता लगेगा, और जैसे तरीका पता लगेगा क्लासिफिकेशन अपने आप आ जाएगा। चलो, तो ब्रोंकियोडायलेट, यानी कि यहां पे ल्यूमेन डायमीटर कम हो गया था, इसको डायलेट करो। जो ट्रैकिया थी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई थी, उसको डायलेट कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा पास हो, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोडायलेटर्स। ब्रोंकियोल्स को डायलेट करना है, यहां पे जो ब्रोंकियल्स ये है ना, ये पतले हो गए, इनको डायलेट करना है, ठीक है। ये थी, तो डायलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बीटा सिंपैथोमाइमेटिक्स यूज करना होता है, या फिर मिथाइल जैंथीन यूज करना होता है, या फिर एंटीकोलिनर्जिक यूज करने होते हैं। तो डायलेशन करने के लिए 3 टेक्निक वी आर यूजिंग, 3 टेक्निक्स। बीटा सिंपैथो, आपको पता होना चाहिए कि बीटा रिसेप्टर जो होता है वो हमेशा किसी चीज को रिलैक्स करता है, अल्फा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पे जो मसल्स हैं उसको क्या करना है, रिलैक्स करना है, जो ब्रोंकियोल्स है उसको डायलेट करना है, तो बीटा 2 का काम है यहां पे। तो बीटा सिंपैथोमाइमेटिक्स, तो उसमें कौन से मेडिसिन आप यूज कर रहे हो, देखो याद रखना आपको ये क्लासिफिकेशन, दिस यू शुड रिमेंबर, साल्मेट्रॉल, इफेड्रिन, सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटेलिन, यानी कि बीटा 2 सिंपैथेटिक्स कैटेगरी में साल्मेट्रॉल, इफेड्रिन, सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटेलिन। अब आप कहोगे सर आपने इतना बारीक ये क्यों लिख रखा है, ये इसलिए लिख रखा है ताकि ये तो यूनिवर्सिटी के लिए आपको पता ही चल रहा है, जो जीपैट दे रहे हैं, डीआई दे रहे हैं, जो भी फार्मासिस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, तो खास दवाओं के बारे में कुछ पूछा जाता है इंफॉर्मेशन। जैसे आपने पढ़ा बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक्स, तो इसमें जो सॉल्मेट्रॉल होता है ये नॉक्ट्यूर्नल अस्थमा के लिए, यानी रात में किसी को अस्थमा अटैक आता है तो उसको हम ये सॉल्मेट्रॉल देते हैं, समझ गए। चलो ठीक है। अब ये सॉल्ब्यूटामॉल है, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। डीआई एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, विच इज सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट, विच इज सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट।
तो ये जो सॉल्ब्यूटामॉल आपका है सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है। ये बात आपको खास बात याद रखनी है। ये खास बात जो ब्लू में मैंने लिखी हुई है ना, ये सब जीपैड नाइपर के लिए काम आने वाली है। आपके सब क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस हैं आपके डीआई वगैरह के। दूसरी कैटेगरी क्या, मिथाइल ज़ैंथियंस वी आर यूजिंग। तो मिथाइल ज़ैंथियन कैटेगरी में थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन। अब ये जो थियोफाइलिन है ना, वो टैकीकार्डिया करता है, कन्वल्सन करता है, कन्वल्सन, दौरे पड़ने लगते हैं, ठीक है। टैकीकार्डिया, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ब्रैडिकार्डिया में कम हो जाना, टैकीकार्डिया में बढ़ जाना। तो एक बात आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा पेशेंट जिसको कि हार्ट की प्रॉब्लम भी हो और अस्थमा की प्रॉब्लम हो, तो क्या ये देना ठीक रहेगा उस पेशेंट को? नहीं। फिर इसके अलावा दूसरी कैटेगरी, अगर पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है तब तो ये सब दे दो, ठीक है। लेकिन अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है तो यहां पे आपको पता है कि हार्ट बीट बढ़ा दे रहा है, उसका पहले से ही हार्ट बीट बहुत तेज है, कार्डियक प्रॉब्लम है उसको, और हार्ट बीट में आप और बढ़ाने का दे रहे हो, तो फिर तो मर जाएगा पेशेंट। तो यानी कि थियोफाइलिन तब उस पेशेंट को नहीं देना है जिसको टैकीकार्डियक समस्या है, जिसको कन्वल्सन की समस्या है, उसको नहीं देना है। ये बात ध्यान रखिएगा, और यही जीपैट में पूछा जाता है आपसे। एंटीकोलिनर्जिक्स, आप बताइए कि जो कोलिनर्जिक एजेंट होते हैं, जब आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे तो ये कंस्ट्रिक्शन करते हैं और सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं। तो ये कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, तो कोई चीज जब ब्रोंकियोल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो उसको डायलेट करने की जरूरत है ना। तो कोलिनर्जिक जब कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट यूज कर दो, तो इसीलिए उसको बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स, यानी कि जो कंस्ट्रिक्शन होता है उसको डायलेट कर दो, ठीक है। इसीलिए हमने यूज किया, ये देखो लिखा हुआ ब्लॉक कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन को ब्लॉक करते हैं क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक्स आप यूज कर रहे हो। उसमें कौन सा यूज कर रहा है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम, इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम। अब खास बात इनकी क्या है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं सीओपीडी में। मैंने कहा था ना कि फार्माकोलॉजी में ड्रग ऑफ चॉइस बहुत पूछी जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए कौन सी दवा फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, फर्स्ट थेरेपी कौन सी होगी। तो अगर किसी को सीओपीडी का मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सीओपीडी, ठीक है, अगर किसी को है तो उसमें आंख मूंद के ये दवा देनी है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है। ये भी दवा यूज कर सकते हो लेकिन पहली प्रेफरेंस यही होगी। तो ये भी आपको याद रखना है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ड्रग ऑफ चॉइस इन सीओपीडी। चलिए, ये तो बात हो गई कि जो कॉन्स्ट्रिक्ट थी उसको हमने डायलेट कर दिया। डायलेट करने के लिए इतने उपाय हमने किए। अब दूसरा उपाय हमें क्या करना है, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो रही थी। अब इसको भी तो दूर करना है। तो इन्फ्लामेशन स्वेलिंग को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, यूज करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसी को बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं दैट आर एंटी इन्फ्लामेटरी इन नेचर। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। इसमें भी कुछ सिस्टमैटिक काम करते हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली, कुछ इनहेलेशनल मतलब इनहेल किए जाते हैं। तो जो इनहेल किए जाते हैं उसमें बेक्लोमेथासोन, फ्लूटिकासोन। तो आप जो पफ देखते होगे ना, जो मीटर डोज इनहेलर्स, उसमें फ्लूटिकासोन का भी आता है, बेक्लोमेथासोन का भी आता है, ठीक है। ये सारी चीज आप देखते होंगे। सिस्टमैटिक में हाइड्रोकॉर्टिसोन या प्रेडनिसोलोन। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यानी कि पहली हमारी प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी कि ये जो ब्रोंकियोल्स आपके बने हुए थे ये कंस्ट्रिक्ट हो रहे थे, इनको डायलेट कर दिया हमने। तो डायलेट करने के लिए बीटा साइम्पथोमिमेटिक्स यूज किया, मिथाइल ज़ैंथियंस यूज किया, एंटीकोलिनर्जिक्स यूज किया हमने, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इन्फ्लामेशन, ये दूसरी प्रॉब्लम जो हो रही थी क्या, इन्फ्लामेशन, उसको कम करना है। तो इन्फ्लामेशन कम करने के लिए हमको एंटी इन्फ्लामेटरी यूज करना है। तो उसमें सबसे बेस्ट कौन से हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वी हैव टू यूज। चलो ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि यहां पे सिक्रीशंस बढ़ जाता है जब हमारी बॉडी में किसी पॉलन ग्रेन्स का या फिर अटैक होता है किसी चीज का, या फिर स्टिमुलेंट वगैरह बाहर से कोई आता है तो हमारी बॉडी इसको रिस्पॉन्ड करती है। तो कुछ सिस्टम्स कुछ सिक्रीशंस बढ़ा देती है, कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करती है, वो सिक्रीशंस को बढ़ा देते हैं। तो यानी उस सिक्रीशन के बढ़ने की वजह से आपका म्यूकस प्लगिंग हो जा रही है, ठीक है, आपके एयरवेज ब्लॉक हो जा रही हैं। तो उस सिक्रीशन को हटाना भी तो है, तभी तो आदमी सांस ले पाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना, प्रिवेंट करना है। जो सिक्रेशन है उसको रोकना है, कोशिश करना है कि वो ना हो। और मान लो अगर सिक्रेट हो गया है फिर उसको बंद कर देना है। तो सबसे पहले हमें रोकना है। तो आप देख रहे होगे कि जो सिक्रेशंस करवाने में काम कर रहे हैं वो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, यानी जो सिक्रेशंस बढ़ा रही है वो मास्ट सेल बढ़ा रही है, हिस्टामिन वगैरह, ठीक है, हिस्टामिन। और सिक्रेशंस को प्रिवेंट करना है तो हमें मास्ट सेल को स्टेबलाइज करना होगा, रोकना होगा, कम करना होगा। तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं रिलीज ऑफ मीडिएटर्स। कौन कौन से मीडिएटर्स, अब आप देखो कौन कौन से, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफेन, ये सारे। यानी कि अब रिलीज को हमें प्रिवेंट करना, कोशिश करना कि वो चीज ना हो। लेकिन अगर वो चीज हो गई तब क्या करेंगे, उसको एंटागोनाइज कर देंगे रिलीज मीडिएटर्स को।
अब पहले रोकेंगे, लेकिन नहीं माना तो फिर बंद कर देंगे, उसको एंटागोनाइज कर देंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, यानी कि आपकी बॉडी में जब कोई भी पोलिटेंट्स वगैरह आता है तो आपकी बॉडी के सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो ल्यूकोट्राइंस वगैरह केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, तो उसको एंटागोनाइज करना है, क्योंकि ल्यूकोट्राइंस क्या कर रहा है, सिक्रीशंस को बढ़ा रहा है, तो सिक्रीशंस को कम ही तो करना है, रोकना है, तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, एंटागोनिस्ट, जैसे मोंटेल्यूकोस्ट, जेफिरल्यूकोस्ट, ये बड़े फेमस ड्रग है, इनके बारे में बहुत पूछता है, मोंटेल्यूकोस्ट, जेफिरल्यूकोस्ट। तो ये क्लासिफिकेशन पूछ देगा कि व्हाट मोंटेल्यूकोस्ट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, ऑप्शन में सेलेक्ट करना होगा डीआई के एग्जाम में आपको। ठीक है, उसके अलावा हम यूज करते हैं एंटी आईजी। अब देखो इम्यूनोग्लोबिन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनको क्या करना होता है, रोकना होता है। एंटी आईजी एंटीबॉडी यूज करते हैं हम लोग, ओमालीजुमाब। आपको पता होगा जब मैंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पढ़ाई थी तो जुमाब, अब ये आपको कैटेगरी पता लग जाएगा इसके नाम में जो लिखा हुआ, ओमालीजुमाब, इसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। उसके अलावा हम क्या करते हैं, 5-लीपाक्सीजीनेज इनहिबिटर भी यूज करते हैं, जाइलेटोन यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। यानी कि देखो 3 चीजें हमें समझ में मेन आती है। एक तो क्या होता है कि जो ब्रोंक्यूल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होंगे, उनको डायलेट करना, तो डायलेट करने के लिए हमने ये सारी चीजें यूज कर दी। दूसरा कहा कि साहब ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेमेशन को कम कर दो, लो सर हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करके इन्फ्लेमेशन कम कर दिया। आपने कहा साहब सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो सिक्रीशंस को ब्लॉक करने के लिए हमने ल्यूकोट्राइन, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स यूज कर दिया हमने। ठीक है, आपने कहा सर एलर्जी बहुत ज्यादा हो रही है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो रही है, लो जी साहब हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज कर ली, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस कम कर दी। अब कहोगे सर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अब देखो फार्माकोलॉजी में सभी ड्रग्स, इतनी सारी ड्रग्स, सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रट्टा नहीं मारना। अब आपको एक पाथवे याद रखना है। पाथवे क्या है कि एटीपी से साइक्लिक एमपी, साइक्लिक एमपी से 5 एमपी, यानी बॉडी में हमेशा एटीपी से साइक्लिक एमपी कन्वर्ट होता है, साइक्लिक एमपी से 5 एमपी, और इसको कन्वर्ट होने के लिए कुछ एंजाइम की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं एडिनाइल साइक्लेज और फास्फोडाइस्टरेज। यानी कि जब एटीपी से साइक्लिक एमपी में कन्वर्जन होता है तो विच एंजाइम इज एक्टिंग, एडिनाइल साइक्लेज, याद रखिएगा। साइक्लिक एमपी से 5 एमपी में कौन सा काम कर रहा है, फास्फोडाइस्टरेज। तो जो ये कैटेगरी आपके यहां पे देखो लिखा होगा, एक्टिवेट्स बाय ब्रोंकोडायलेटर्स, यानी ब्रोंकोडायलेटर्स काम कैसे करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये सिंपैथोमाइमेटिक्स इसका काम, ये काम कैसे करते हैं, तो ब्रोंकोडायलेटर्स कैसे काम करते हैं, तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं, ये जो एटीपी से साइक्लिक एमपी चेंज हो रहा है किसकी वजह से, एडिनाइल साइक्लेज, इसको एक्टिवेट कर देंगे। ये प्लस का साइन है, इसका मतलब एक्टिवेट कर देंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स एडिनाइल साइक्लेज को दे आर जस्ट गोइंग टू एक्टिवेट, और जैसे एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे एटीपी से साइक्लिक एमपी में कन्वर्जन हो जाएगा, और साइक्लिक एमपी से फिर फॉस्फोकाइनेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो म्यूसिन्स आपको मसल्स वगैरह में जितने होते हैं कैल्शियम को रिलीज करते हैं वहां से, तो कैल्शियम जहां भी रहता है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। तो जैसे इस पाथवे का ब्लॉक करोगे तो जो कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था वो रुक जाएगा। ठीक है, यानी डायलेट करने लगेगा, वो कंस्ट्रक्शन अब नहीं करेगा। तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब कहोगे साहब ये थियोफाइलिन, थियोफाइलिन कहाँ किस कैटेगरी में था, यहां पे था देखो। तो थियोफाइलिन कैसे काम करता है, साइक्लिक एएमपी से 5 एएमपी जो बनता है उसमें फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिट एंजाइम होता है, तो ये फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है थियोफाइलिन। तो थियोफाइलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। तो हर क्लास का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको रट्टा नहीं मारना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लास का मैकेनिज्म, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता लग गया। अब जैसे आपसे किसी ने पूछ दिया सर एंटी कोलिनर्जिक, आपको पता है कि कोलिनर्जिक एजेंट हमेशा ब्लॉक करते हैं, हमेशा कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। जब भी आप कॉलेज में ये पढ़ोगे कोलिनर्जिक्स तो उसमें देखना ये सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं और कंस्ट्रिक्शन को भी बढ़ाते हैं ये। तो यहां पे क्या करना है कि अभी कोलिनर्जिक क्या कर रहे थे, सिक्रीशन को बढ़ाते भी हैं, और ये यहां पे कंस्ट्रिक्शन कॉज कर रहे थे, तो कंस्ट्रिक्शन हमको ब्लॉक करना था, रोकना था, तो इसीलिए हमने एंटी कोलिनर्जिक यूज किया। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और ये ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। तो दिस वाज द ओवरऑल लेक्चर, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड व्हाट इज अस्थमा। ठीक है, अस्थमा क्या है, इसका डायग्नोसिस, इसको बोल देंगे डायग्नोसिस। What are the diagnostic test we are moving through? तो 4 है, स्पायरोमेट्री, नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट, पीक फ्लो टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अस्थमा कैसे हो रहा था। दिस वाज द नॉर्मल डायग्राम ऑफ नॉर्मल पेशेंट, दिस वाज द अस्थमेटिक पेशेंट जिसका कि एयरवे ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया, बाधित हो गया है। तो उसमें 4 चीजें हमने ऑब्जर्व की कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी और म्यूकस का सिक्रीशन देखो यहाँ पे ज्यादा हो रहा था। अस्थमा का पेशेंट में इन्फ्लामेशन ज्यादा हो रहा था। उसके बाद डायमीटर जो ये जो डायमीटर बड़ा सा था, ज्यादा सा था, वो डायमीटर पाइप का कम हो गया था, ल्यूमेन डायमीटर कम हो गया था, और इम्यून सेल्स का रिलीज ज्यादा हो रहा था। तो इन्हीं चारों को रोकने के लिए हमारी अप्रोच आई, अप्रोच से रिलेटेड सारी क्लासिफिकेशन आई। सो क्लासिफिकेशन वी हैव डिस्कस्ड द पाथवे। इस पाथवे को याद रखना ताकि आपको
इस पूरे क्लास, जैसे आपसे कोई पूछे कि ब्रोंकोडायलेटर में सॉल्ब्यूटामॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का है, यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्योंकि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ब्रोंकोडायलेटर्स का है, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। ये पूरा डायग्राम आपको और भी जो है, हाँ एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आपको होगा सर ये अस्थमा का ठीक हो सकता है, बहुत लोगों का सवाल होता है, तो इसका जवाब है कैन नॉट बी क्योर्ड। अस्थमा को मैनेज किया जा सकता है, उससे राहत मिल सकती है, लेकिन उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है, बिकॉज इट्स अ क्रोनिक डिसीज। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। नमस्कार।